हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में फिर से हम लोग देखेंगे ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं जिस पैटर्न पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। आरपीएससी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, इसे पहचानना है आपका ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आई हैव बीन लिखा है तो हैज़ बीन या हैव बीन है ना, के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब आती है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। आई हैव बीन, आई है तो हैव आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ही हैड बीन ट्राइंग, इसमें देखो हैड लिखा है, हैड की बात कर रहा है तो पास्ट की बात कर रहा है, हैड बीन आ रहा है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन मार्क है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हैव भी मिल रहा है, बीन भी मिल रहा है और आईएनजी फॉर्म भी मिल रही है। हैव बीन इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरीज, यानी हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर? ही राइड अ बाइसिकल, एबिलिटी बताने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? और खास तौर पे यहाँ पे मॉडल वर्ब दी गई हैं, मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो ही जब एबिलिटी बतानी होती तो हमें कैन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ही कैन राइड अ बाइसिकल, यानी वो बाइसिकल चला सकता है, उसके अंदर बाइसिकल चलाने की एबिलिटी है, क्षमता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पीटर डजंट स्मोक, पीटर स्मोकिंग नहीं करता है। तो इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आसानी से। तो क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ध्यान ये रखा जाता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब इस स्टेटमेंट में यूज की गई है उसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में दी है, यानी डजंट है तो नेगेटिव में दिया है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनती है। तो पीटर डजंट स्मोक, स्मोक नहीं, पीटर स्मोकिंग नहीं करता है। करता है क्या, ये पूछने के लिए हमें कहना पड़ेगा डज ही, करता है क्या? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। देखो, परमिशन बताने के लिए कोई भी आपको एक ऑप्शन चूज करना है और परमिशन बताने वाला यहाँ पर और डेयर, डेयर का मतलब साहस, नीड का मतलब नीड, ये दोनों सेमी मॉडल्स ही हैं। ऑट का मतलब कोई नैतिक दायित्व होता है, नैतिक कर्तव्य की बात होता है। जैसे कहें यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना आपका नैतिक कर्तव्य है, तो वहाँ पे ऑट लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमिशन के लिए हमें मे मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। यू मे लीव, आप जा सकते हो। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप अपना काम फिनिश कर लो जा सकते हो, है ना। ऑप्शन डी परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? गिनती में, नंबर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को याद होना चाहिए, इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनते हैं ग्रामर में। इसके अलावा जो बनेंगे वो आपके वोकैब से बनेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बनेंगे, एंटोनिम सिनोनिम से भी बनते हैं, इडियम फ्रेजेस भी पूछी जाती हैं, है ना। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी इसका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे। आपको पता होंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जो भी होते हैं यही सब हैं। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, उसके करेज ने उसे
सम्मान दिलाया, उसके साहस की वजह से उसे सम्मान मिला। द वर्ड ऑनर हियर इज, ऑनर जो वर्ड है वो क्या है? ऑनर एक नाउन है यहाँ पर दोस्तों, ऑनर नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाउन। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर दिया करें, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन भी लिखें, फीडबैक भी लिखा कीजिए, अच्छा लगता है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक वर्ब है, इसकी कई फॉर्म होती हैं, यानी 3 फॉर्म जो इसकी हैं वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस्ड हो जाती है। और आईएनजी फॉर्म भी इसमें लगाते हैं, एक्सपीरियंसिंग भी होगा। लेकिन यहाँ पर नाउन इसका क्या हो सकता है? तो एक्सपीरियंस ही रहेगा, यानी ये जो वर्ब है, वर्ब के एक्सपीरियंस वर्ब के लिए भी काम करता है, वर्ब के हिसाब से भी काम करता है और नाउन के रूप में भी काम करता है। तो एक्सपीरियंस जो है सही स्पेलिंग आपकी सी है, एक्सपीरियंस नाउन फॉर्म है, यानी सेम ही है वर्ब और नाउन फॉर्म। नेक्स्ट है गिव द राइट सफिक्स टू वर्ड किंग टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी वर्ड है उसके जब हम लोग पहले कुछ लगाते हैं, जैसे किंग है, किंग के पहले जो कुछ जोड़ेंगे, कुछ सिलेबल जोड़ देते हैं तो उन्हें प्री का मतलब प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद में जोड़ते हैं वो सफिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई सही सफिक्स जोड़ना है किंग को मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। तो किंगडम में सफिक्स का मतलब किंगडम के बाद क्या लगाएंगे, तो किंग के बाद क्या लगाएंगे, तो डीओएम डॉम लगाएंगे, यानी किंगडम। किंगडम का मतलब राज्य, और राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, किंगडम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रुप ये ने बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, तो कैटल्स के लिए क्या बोलते हैं, एलिफेंट्स का झुंड हो तो उसे क्या बोलेंगे, बटरफ्लाइज का झुंड है तो उसे क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चंस भी, इस टाइप के वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगर हमसे बोलोगे, अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम इन चीज़ों पर भी आपको कुछ क्लासेस देंगे। वैसे यहाँ पे जो सही आंसर है, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं। ठीक है, तो बंच ऑफ कीज होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, बंच ऑफ बनानाज होता है, कैटल का मतलब मवेशी होता है ना। तो हर्ड ऑफ कैटल उसे कहते हैं, कैटल यानी जानवरों के जो सामान्यतः झुंड होता है उसे हर्ड ही कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं। ठीक है, झुंड, शीप का झुंड। तो इस तरीके से है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइस मेड बाय एन एलिफेंट। एलिफेंट के द्वारा जो एक लाउड नॉइस बनाया जाता है, यानी एलिफेंट जब चिल्लाता है तो वो कौन सी ध्वनि निकालता है, कौन सा साउंड निकालता है। तो सही आंसर क्या है, दैट इज ट्रम्पेट, है ना, चिंगाड़ना इसे बोलते हैं। और रोर किसके लिए होता है, रोर होता है लायन के लिए। लायन रोरिंग करता है। ठीक है, लायन क्या करता है, रोरिंग करता है। और ब्रे होता है दोस्तों डंकी के लिए। डंकी, गधा जब चिल्लाता है तो डंकी है या म्यूल है, म्यूल बोलते हैं हम लोग खच्चर को, ये लोग ब्रे करते हैं। ठीक है, ने करती है जो हॉर्स होता है, हॉर्स ने करता है, ने का मतलब हिनहिनाना होता है। तो कुछ जानवर जो हैं इस टाइप के भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे टीजीटी पीजीटी में, जो जानवरों की आवाज़ है, कौन सा जानवर क्या आवाज़ निकालता है वो पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि कोई जानवर है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, इंसान के बच्चे को क्या कहेंगे, घोड़ी के बच्चे को क्या कहेंगे, है ना, और बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे। इस तरीके से जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यू वंस होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं इन जानवरों के, इंसानों के, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 ग्रुप आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं कि इनका साउंड ये लोग क्या निकालते हैं और इनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। अभी उस टाइप से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक। डक का मैस्कुलाइन फॉर्म क्या है, तो डक का जो मैस्कुलाइन है, मेल होता है, डक का मेल होता है उसे ड्रेक बोलते हैं। ठीक है, बतख का जो मेल होता है उसे ड्रेक बोलते हैं, बतख फीमेल है ना, फेमिनाइन जेंडर। ड्रोन होता है बी का, मधुमक्खी बी होती है, बी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है और इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है ड्रोन। गूज
पहले से ही फेमिनाइन जेंडर है, इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है गैंडर। गूज का मतलब होता है हंस प्रजाति का एक पक्षी होता है, हंस या कलहंस उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, है ना, किसी देश पर चढ़ाई कर देना, तो आक्रमण करना इन्वेड होता है। इसका नाउन क्या होता है, इसे बोलते हैं इन्वेजन। इन्वेजन, है ना, इन्वेजन लिटरेचर में आप लोग खूब सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द यंग वन ऑफ अ कैट। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कैट का जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या बोलेंगे। पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है। द यंग वन ऑफ अ कैट इज। कैट का जो छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं किटन, ठीक है। कैट का छोटा बच्चा है उसे बोलेंगे किटन। जो डॉग का छोटा बच्चा होता है उसे पप्पी बोला जाता है, तो डॉग का पप्पी हो जाता है। किड जो होता है ह्यूमन का, इंसानों का जो बच्चा है उसे किड बोलते हैं, ठीक है, तो किड हो जाएगा। काफ होता है काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं, ठीक है, काऊ के बच्चे को काफ कहा जाता है, बछड़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड। सुइटेबल प्रीफिक्स क्या है इस वर्ड के लिए, यानी वर्ड कौन सा है, बिटर। बिटर में सुइटेबल प्रीफिक्स यानी बिटर के पहले क्या लगा सकते हैं जिससे कि एक नया वर्ड बन जाए। तो बिटर से पहले इम आएगा या अम आएगा या इन आएगा या एम आएगा। सही आंसर है एम। इसे कहेंगे हम लोग, इससे जो नया वर्ड बनेगा वो बोला जाएगा एम्बिटर। एम्बिटर का मतलब होता है कड़वा करना, कड़वाहट पैदा करना, है ना। एम्बिटर्ड यू हैड एम्बिटर्ड दैट, है ना, आपने तो उसे और कड़वा बना दिया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम सही आंसर है। द प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज यहाँ पर एक बार सीख लो, दोबारा कभी मत भूलना, इसे लिख कर रख लेना, और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। पीजीटी 2013 में पूछा गया है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होता है, सॉरी, एल्यूमिनस का जो प्लूरल होगा वो क्या आंसर सही है। एल्यूमिनस का प्लूरल आप लोग बताएं, फिर मैंने आपको बहुत डिटेल्ड इसके बारे में तैयारी कर रखी है डिस्क्रिप्शन देने की। तो एल्यूमिनस का जो आपका प्लूरल फॉर्म है वो है एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई, ठीक है। एल्यूमिनस का मतलब होता है किसी कॉलेज संस्था में पढ़े हुए लोग, ग्रेजुएट लोग पहले से, जो अब वहाँ नहीं हैं, पढ़ चुके हैं वहाँ, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ये हमारे यहाँ के एल्यूमिनस हैं, या हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं। ज़्यादा लोग होते हैं तो उन्हें एल्यूमिनाई कहा जाता है, एक ही कैंडिडेट है तो उसे एल्यूमिनस कहते हैं। लेकिन इसके लिए कई वर्ड फेमस हैं। एल्यूमिनस है, एल्यूमिनाई है, एल्यूमिना है, एल्यूमिना है, और एलम है, एल्मस है। सारे वर्ड सीख लो। एल्यूमिनस होता है, इसमें जो अंतर होता है वो प्लूरलिटी का होता है और जेंडर का होता है। दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं यहाँ पे, इसलिए कई सारे शब्द बन गए हैं। एल्यूमिनस क्या है, सिंगुलर है, और मैस्कुलाइन का मतलब मेल के लिए यूज होता है। अगर लड़का है तो उसे एल्यूमिनस कहेंगे, ठीक है। और कई सारे पढ़े हुए जो मेल हैं वो प्लूरल है ना, तो उसे प्लूरल है एल्यूमिनाई, और मैस्कुलाइन हो सकता है या मिक्स जेंडर भी हो सकता है, उसे एल्यूमिनाई कह सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिना जो होता है वो सिंगुलर होता है। कोई लड़की कहीं की पढ़ी हुई है तो उसे, और वो सिंगुलर है अकेली, तो उसे एल्यूमिना कहेंगे। एल्यूमिना किसे कहते हैं, सिंगुलर के लिए और फेमिनाइन के लिए। और इसका प्लूरल हो जाएगा, अगर पूछा जाए आपसे एल्यूमिना का प्लूरल क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिनी। तो इस तरीके से एल्यूमिनी बोल देंगे आप, प्लूरल होता है ये, और फेमिनाइन के लिए होता है। तो ये तो एक ग्रुप बन गया सिंगुलर और प्लूरल का, ध्यान रखेंगे। और एक एल्यूमिनस अगर पूछा जाए तो एल्यूमिनस का प्लूरल एल्यूमिनाई होता है। और एक शब्द होता है एलम। एलम सिंगुलर और जेंडर न्यूट्रल होता है। अगर एलम हो तो होगा तो ये सिंगुलर, लेकिन इससे जेंडर का पता नहीं चलता है। एलम अगर किसी के लिए बोलते हैं तो ये क्लियर नहीं है कि किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं या लड़की के लिए बोल रहे हैं, तो ये जेंडर न्यूट्रल होता है। अगर एलम का प्लूरल पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा एलम्स, ठीक है, ये प्लूरल होगा और जेंडर न्यूट्रल रहेगा। तो तीन ग्रुप बन जाते हैं इसमें। एल्यूमिनस का पूछे प्लूरल तो आपको एल्यूमिनाई बताना है, एल्यूमिना का पूछे तो एल्यूमिनी बताना है, प्लूरल और फेमिनाइन, और एलम का पूछे तो आपको एलम्स बताना है, जो कि प्लूरल होगा और जेंडर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, लेकिन भूल जरूर जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को नोट करके रखें, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द चाइल्ड वाज ब्लाइंड। तो चाइल्ड क्या था, द चाइल्ड वाज बोर्न ब्लाइंड। ठीक है, जो बच्चा था वो ब्लाइंड ही जन्म हुआ था, उसका ब्लाइंड ही बोर्न हुआ था। तो बोर्न के लिए सही है आपका BORN, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था आपको, बोर्न और बोर्न दो चीज़ें हैं, इनमें क्या सही आंसर हो सकता था। बोर्न और बोर्न में अंतर क्या होता है, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है। खास बात यह है कि जो बियर वर्ब है, बियर से ही ये बने हैं, बियर, बोर और बोर्न। इसी तरीके से ये भी है यहाँ पे बियर और बोर और बोर्न, लेकिन इसमें ये वाला बोर्न है, इसमें ये बोर्न है। बोर्न का मतलब यहाँ बियर का मतलब होता है जन्म से संबंधित, है ना, जन्म से संबंधित। यहाँ बियर का मतलब है सहन करने से संबंधित, बर्दाश्त करने से संबंधित, या कभी कभी जन्म से भी रेफरेंस ले लिया जाता है, लेकिन ओरिजिनली जो जन्म देने या जन्म लेने वाली बात यहाँ पर नहीं होती है, इसका अर्थ ये नहीं होता। चलो समझते हैं डिटेल में। बोर्न इज यूज टू डिस्क्राइब कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब दुनिया में आना, यानी बोर्न का मतलब यहाँ जन्म लेने से है। वाइल बोर्न BORNE, बोर्न इज यूज टू डिस्क्राइब कैरिंग और स्प्रेडिंग। कैरिंग का मतलब होता है, कैरिंग और स्प्रेडिंग का मतलब फैलाना, कोई चीज़ स्प्रेड करना, या बियर करने के सेंस में भी, है ना, जिम्मेदारी आप बहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो वो चीज़। अब देखो बोर्न के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। ही वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में जन्म हुआ, तो ये बात बोर्न क्या मतलब जन्म देने वाली बात हो गई। इन समर ऑफ 1957, जन्म लेने के लिए, तो ये आप BORN का। शी वॉज अ बोर्न लीडर, वो जन्म से ही एकदम लीडर वाली क्वालिटी थी उसके अंदर, तो यहाँ भी बोर्न का मतलब जन्म से ही संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन बोर्न एकॉस्टिक गिटार प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन बोर्न का मतलब जिसका ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ, तो बोर्न तीनों जगह बोर्न का मतलब जन्म लेने से ही है संबंध। लेकिन बोर्न का संबंध क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। मॉस्कीटो बोर्न डिसीज, मॉस्कीटो बोर्न का मतलब इस जो बीमारी का जन्म मॉस्कीटो थोड़े हुआ, मॉस्कीटो के थ्रू स्प्रेड होती, कैरी उसका वाहक होता है ना, कैरियर होता है मॉस्कीटो। डिसीज आर अ मेजर प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। द कंपनी हैज़ बोर्न ऑल द कॉस्ट अप टू नाउ। यहाँ बोर्न का मतलब बहन करने या सहन करने से संबंधित है, या जिम्मेदारी उठाने से संबंधित है। जो कंपनी है उसने पूरी कीमत, अभी तक पूरी कीमत कंपनी ने ही अदा की है। शी हैड बोर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनी ईयर्स, उसने बहुत सालों तक ये जिम्मेदारी उठाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्न की है। माई हार्ड वर्क हैज़ फाइनली बोर्न फ्रूट, और हमारे हार्ड वर्क का जो फल है वो हमें मिल गया है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे बोर्न का सेंस कहीं पर भी जन्म लेने से संबंधित नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड, ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। बोर्न का मतलब बियर करना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए आपके। दैट लिटिल रिसर्च हैज़ डन इनटू दैट सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट में बिल्कुल ना के बराबर रिसर्च हुई है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बोर्न का मतलब होता है जन्म से संबंधित, इसका मतलब हो सकता है आपका कैरियर या स्प्रेडर के हिसाब से, या फिर जिम्मेदारी निभाने के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ ही आई शैल राइट हिम, क्या हो जाएगा, आई शैल राइट हिम। इस पहले क्लॉज को समझो, ये क्लॉज जो है ये आपकी फ्यूचर में है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में है, आई शैल का यूज हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है यहाँ पर। तो एक क्लॉज है और कंडीशन बता रही, इफ़ भी दिया है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ़ क्लॉज जो है, जब एक क्लॉज फ्यूचर में होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो दूसरी जो पहली क्लॉज है यानी इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी, ये श्योर होता है। ये एक नियम है, ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ हिंदी समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इफ़ ही राइट्स, ऑप्शन होना चाहिए बी यहाँ पर। इफ़ ही राइट्स, अगर वो लिखता है, लिखने का मतलब पत्र के सेंस में, अगर वो हमें कुछ लिखता है, अगर वो हमें पत्र भेजता है, आई शैल राइट टू हिम, तो मैं उसे भी लिखूंगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, अगर वो दिल्ली आता है तो मैं उससे मिलूंगा, अगर वो पैसे देता है तो मैं उसका काम करूंगा। तो यहाँ पर एक फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है और एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जो इफ़ के साथ आएगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है। तो
इफ़ ही कम्स आई शैल मीट हिम, अगर वो यहाँ आता है तो मैं उससे मिलूँगा, अगर वो जाता है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे। पहला इफ़ के साथ जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, और बाद का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर में दिखेगा आपको। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ग्रामर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई माई कार 3 वीक्स एगो, आई वॉश्ड, देखो 3 वीक्स एगो दिया है, 3 वीक्स एगो एक पास्ट का टाइम दिया है। पास्ट का जब टाइम भी दिया होता है 3 वीक्स एगो, है ना, लास्ट नाइट, 2 आवर्स एगो, इस तरीके से, या कोई डेट दी हो या कोई ईयर दिया हो, इन 2024, 21 इस तरीके से दिया हो, इन जनवरी इस टाइप का टाइम दिया हो, ऑन एट मंडे इस टाइप का कोई पास्ट का टाइम दिया हो, ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा कोई टाइम यहाँ पे ऐड है तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा, तभी सही होगा। आई वॉश्ड माई कार, क्या होना चाहिए, आई वॉश्ड माई कार 3 वीक्स एगो, मैंने अपनी कार धुली थी 3 सप्ताह पहले, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शैल वॉश कैसे कर सकते हो, शैल वॉश हो नहीं सकता, आई शैल वॉश माई कार 3 वीक्स एगो, अरे शैल तो फ्यूचर की बात बताता है ना, विल भी नहीं हो सकता। वॉशिंग इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं दी है, इज एम आर नहीं दिया, वाज वर्ब नहीं दिया है, तो वॉशिंग कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसे भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, जोनाथन ने बहुत जोर दिया यानी लगा रहा उस बात पर, इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट, ठीक है, क्यों होगा, गोइंग ही क्यों हो सकता है, क्यों गो नहीं हो सकता, क्यों गॉन नहीं हो सकता, क्यों हैविंग गॉन नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार रूल है, आज सीख लोगे कभी नहीं भूलोगे। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। जब कभी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रीपोजिशन देखने को मिलता है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन ही मिलेगा, ठीक है। अगर नाउन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको वर्ब कोई मिलती है, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब मिलेगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में दिखेगी। तो प्रीपोजिशन के बाद 2 ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्रीपोजिशन के बाद नियम तो ये है कि नाउन आना चाहिए, कभी अगर नाउन नहीं होता है तो वर्ब होगी, लेकिन वो वर्ब फिर उसे आईएनजी फॉर्म में होना पड़ेगा, यानी वो उसे जेरंड हो, उसे बोलते हैं हम लोग जेरंड बोलेंगे, जेरंड होगा, या तो नाउन होगा या फिर वर्ब होगा तो वो जेरंड होगा। तो जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग, ठीक है। तो जब कभी प्रीपोजिशन देखो उसके बाद देख लो क्या लिखा है, नाउन है तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम होता है, प्रीपोजिशन कोई भी है उसका काम होता है कि इसके बाद जो नाउन आता है उसे सेंटेंस के बाकी हिस्से से जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी एक नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन उस नाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्से से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो नाउन अगर नहीं आता है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी 100%, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, देखो प्रिवेंटेड फ्रॉम है पहली तो, और केवल फ्रॉम की बात करें तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपको आईएनजी लगानी होगी, अभी पहले ही बता चुका हूँ। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास, ऑप्शन बी, है ना, इजी हो गया। अगली बार कभी भी प्रीपोजिशन देखोगे आप 2 चीज़ें चेक कर लेना, या तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो वर्ब है, अगर वर्ब है तो उसे आईएनजी फॉर्म में होना पड़ेगा और कोई फॉर्म नहीं लग सकती वहाँ, ठीक है, ऑप्शन बी। एक स्ट्रक्चर ये भी है, बहुत शानदार स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर अलग अलग क्वेश्चन एक एक स्ट्रक्चर लेकर आए हैं आज। यू बेटर, अब हाँ यहाँ पर आपको मिल रहा है बेटर, यहाँ पर एक सलाह जैसी मिलेगी आपको देखने को, इस सेंटेंस का अर्थ एक सलाह में, एक सजेशन में निकलता है। यू बेटर सीक हिज परमिशन, यहाँ पे आना चाहिए सीक, यू बेटर सीक हिज परमिशन, अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसकी परमिशन ले लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसका सेंस क्या है कि आपके लिए अच्छा होगा कि उससे परमिशन ले लो। तो यहाँ पे बेटर हो या कभी कभी आपको यू हैड बेटर होता है ना, हैड बेटर मिल जाए या बेटर मिल जाए तो इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब इन्फिनिटिव लगाना है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं इसे, इन्फिनिटिव लगाना है।
और ये विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव लगेगा। अब विदाउट टू होता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो ध्यान रखेंगे टू नहीं आएगा इसके पहले। यू बेटर सीक हिज परमिशन, या हम कहें यू हैड बेटर सीक हिज परमिशन, अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसकी परमिशन ले लें। ठीक है, ऑप्शन बी। ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, कभी बेटर देखने को मिले यू बेटर, उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी वाज सीन, उसे देखा गया, क्या करते हुए देखा गया, कोई भी काम करते हुए देखा गया होगा। अगर देखा गया है तो कोई काम करते हुए, कोई कंटिन्यूटी देखी गई होगी, कंटिन्यूटी देखी गई होगी तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। कोई काम करते हुए देखा होगा ना। सी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, ठीक है, शी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी को आपने देखा है तो उसे कंटिन्यू कुछ करते ही देखा होगा तो कंटिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, क्या टू बी हंट, नहीं, अ हंट ऑफ, हैविंग हंट, हंटिंग टाइगर। सही आंसर क्या है आपका, हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। हंटिंग टाइगर्स, हंटिंग का मतलब यहाँ पर है टाइगरों का जो शिकार करना है वो एक डेंजरस स्पोर्ट है। हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, सही आंसर है ऑप्शन बी। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, क्लास समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने अन्य साथियों के साथ। शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई, शोइंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट को शो करने वाला शब्द यहाँ पर क्या है, तो ये होता है रेस्पेक्टफुल, ऑप्शन बी। रेस्पेक्टफुल है, इसका मतलब हम रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। रेस्पेक्ट शो करने वाला शब्द क्या है, कोई आप कैसे पहचानेंगे कोई रेस्पेक्टफुल है कि नहीं है, तो उसे रेस्पेक्ट शो करने वाला शब्द बोलेंगे, है ना, रिस्पेक्टफुल कहेंगे उसके लिए। और रेस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रमशः के सेंस में, क्रमशः, है ना, क्रमशः के सेंस में होता है। रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करने का जो काम है, रिसेप्शन कहते हैं उसे। ठीक है, जो आपका रिस्पेक्टेबल का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो डिजर्व करता है, डिजर्व रिस्पेक्टिंग, जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को, उसे कहते हैं रिस्पेक्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका है रिस्पेक्टफुल। शोइंग रिस्पेक्ट का सही आंसर है वो रिस्पेक्टफुल है। और रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट के लिए, उसे रिस्पेक्टेबल कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी को एम्फेटिक बनाने के लिए आपको कोई एम्फेटिक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव एम्फेटिक एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम हैप्पी को कहेंगे हम लोग आई एम वेरी हैप्पी। सही एक्सप्रेशन आई एम वेरी हैप्पी है, ना कि आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आई एम वेरी हैप्पी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम रेयरली गोज टू द बाजार। एडवर्ब से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडवर्ब आपके एग्जाम के लिए। राम रेयरली, रेयरली का मतलब बहुत कम ही, यानी कभी कभार ही बाजार जाता है। रेयरली गोज टू द बाजार, तो टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, ये किस टाइप का एडवर्ब है आपको बताना है। रिलेटिव एडवर्ब तो है नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी नहीं है, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता बताने वाला, कितनी बार जाता है, बार बार जाता है, ऑफन जाता है, ऑफनली जाता है, ठीक है, या कभी कभार जाता है, या ना के बराबर जाता है। यहाँ पे ना के बराबर, यानी उसकी जाने की फ्रीक्वेंसी है वो ना के बराबर है, तो रेयरली ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, नियरली का मतलब बाल बच गया। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नियरली क्या है, नियरली का मतलब अभी नज़दीक में या बहुत कम अंतर से, तो यहाँ पे ये डिग्री शो कर रहा है ना, बहुत कम अंतर है या बहुत ज़्यादा अंतर की बात हो रही है। तो आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाने में क्या दिक्कत है। दिस एम्ब्रॉयडरी बाई इवनिंग, तो आई आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और आई के साथ विल नहीं आएगा, आपको पता है आई के साथ शैल आता है और शैल के साथ हैव आएगा, और
फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है और परफेक्ट कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो फिनिश्ड दी हुई है, तो आई शैल हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा सही आंसर, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कोई कढ़ाई डिजाइन, बाय इवनिंग, शाम तक मैं इस एम्ब्रॉयडरी को फिनिश कर दूंगा, आई शैल हैव। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ही डजंट वर्क मच, वो ज़्यादा कार्य नहीं करता है। यहाँ पे मच क्या है, इन द सेंटेंस इज यूज्ड, आप जानते हैं ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है, अधिक नहीं करता है काम, ही डजंट वर्क मच, वो ज़्यादा काम नहीं करता है। तो वर्क यहाँ पर आपकी वर्ब है, ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि जो मच है वो यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, टू शो एम्फेसिस ऑन द पॉजिटिव डिग्री, टू मॉडिफाई एडवर्ब, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, टू मॉडिफाई वर्ब, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एडवर्ब को नहीं कर रहा है। इन ए नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस आप जानते हैं कि नेगेटिव ही है, डज के साथ में नॉट का यूज है तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। मच किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, है ना, वर्क क्या है यहाँ पे, वर्ब ही तो है इन ए नेगेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ऐसी बारीकी समझनी होगी आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ग्रामर का भी बहुत बड़ा वेटेज रहता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन था। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव, देयर इज डिफिकल्ट, तो क्या सही आंसर है, व्हेन रीचिंग का कोई बन नहीं रहा हिसाब, रीचिंग फॉर, रीचिंग टू, यहाँ पे सही आंसर है टू इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा, टू रीच देयर, टू रीच, यहाँ पे टू क्या है, ये टू इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना। और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस का, है ना। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज कहते हैं हम लोग, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। तो इस तरीके से टू रीच देयर इज डिफिकल्ट, वहाँ पहुँचना कठिन है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, वो एक शादी अटेंड करने जा रही है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, देखो मेन वर्ब तो गोइंग ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पर, मेन वर्ब गोइंग है, उसके बाद में फिर से एक वर्ब आई जो कि अटेंड है, लेकिन इसके साथ ये आई है टू के साथ। अब ये हो गया टू प्लस V1, क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1, यानी अब ये बन गया एक इन्फिनेटिव। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आज के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखें समझें, और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट ज़रूर जो है करें और फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।